हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका इकोनॉमी जो कि क्लास 9 का एनसीईआरटी है। इसके पहले मैंने करवा रखे हैं जो भी पोर्शन है जिसमें ज्योग्राफी मैंने करवा दिया है। और ये है आपका पालमपुर गांव की कहानी, पहला चैप्टर है। इसको हम करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए बने हमारे चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पालनपुर गांव की कहानी है। तो अवलोकन, इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है। ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालनपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। पालनपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होता है कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। परिचय: पालमपुर के आसपास के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूर पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा, बग्घी से लेकर कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक तक देखे जा सकते हैं। इन गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार के हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति के लोग की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली, खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय, एक हाई स्कूल, गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक निजी औषधालय है जहां रोगियों का उपचार भी होता है। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव से विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गाँव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में, जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। इस उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के लिए हम इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। उत्पादन का संगठन। तो उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाओं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं। पहला, भूमि, श्रम और भूमि श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं। और तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? तो जैसे आपको बता दूं मैं, जैसे औजार, मशीन, भवन। औजार तथा मशीन में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें अस्थायी पूंजी कहा जाता है। कच्चा माल और नगद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करना तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। एक चौथी आवश्यकता भी होती है। आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कारखाने में लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। तो चित्र उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। ठीक है। पालमपुर में खेती, भूमि स्थिर है। तो पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वाले 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है, लेकिन याद रखिए कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती से प्रयुक्त भूमि
क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। पालमपुर में वर्ष 1960 में आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्रों में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। यदि गाँव में भूमि का माप बीघा, गुठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के बारे में क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? क्या आप उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसे देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम में खेती में गेहूँ उगाया जाता है। उत्पादित गेहूँ में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूँ किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग-अलग फसलें इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ जाती थी और उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे-छोटे खेतों की सिंचाई करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों में ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए, पर जल्द ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 2000 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। भारत में सभी गाँव में ऐसे उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिण पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी अधिक कम क्षेत्र में भी सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों में तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। तो गेहूँ, बाजरा, गन्ना, आलू देख सकते हैं आप। तो आप सारणी में देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 1950 से 51 में जुताई से इतना हुआ, 1990 में इतना हुआ, इतना हुआ और 2016-17 का आंकड़ा देख सकते हैं, 200 की उपलब्धि हुई। तो आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी को भरना है आपको। ये कब बोई गई थी, कब काटी गई थी, क्या है। तो मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिसकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरक के रूप में गाय के गोबर, दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध होते थे। उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV मतलब हाइब्रिड बीजों में से एक ही पौधे से ज़्यादा बहुत सारे उत्पादन होते थे। अधिक उपज वाले बीज देख सकते हैं, उर्वरक देख सकते हैं, कीटनाशक, सिंचाई, डीजल, पेट्रोल, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेतों में सिंचाई के लिए नलकूप, HYV बीजों और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशक का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर, फसल उगाने के लिए मशीन खरीदी, जिनमें जुताई कटाई के काम को तेजी कर दिया और उन्हें इनसे गेहूँ की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। पालमपुर में परंपरागत बीजों में गेहूँ की उपज लगभग 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, वहीं और HYV बीजों से 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक उपज हुई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की काफ़ी मात्रा उपलब्ध है। आइए चर्चा करें बहुविध फसल प्रणाली खेती की आधुनिक विधियों में क्या अंतर है। तो इस तरह से दालों का उत्पादन, गेहूँ का उत्पादन किस तरह से बढ़ा, आप देख सकते हैं एक चार्ट में।
तो आगे देखते हैं, ये आरेख बनाकर दिखाई कि क्या हरित क्रांति दोनों की फसलों के लिए समान रूप से फसल सिद्ध हुई। तो ये सब काम है आपका। सुझाई गई क्रियाएं। खेतों पर जाने के पश्चात अपने क्षेत्र के कुछ किसानों से बात कर यह मालूम कीजिए कि आधुनिक या परंपरागत मिश्री खेती की इन विधियों में किसान किसका प्रयोग करते हैं। सिंचाई का क्या स्रोत है, कृषि भूमि के कितने भाग में सिंचाई होती है। तो ये आपका काम है। क्या भूमि ये धारण कर पाएगी। तो यह भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानीपूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों से प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता का कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर, मतलब अगर पानी मिट्टी से पानी निकालते रहेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जल शॉर्टेज हो ही जाएगी। तो वहाँ पर एक कुछ न्यूज है डाउन टू अर्थ नई दिल्ली का। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भौमजल, नदियों और तालाबों को दूषित करते हैं और रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। और देश में रासायनिक खाद सबसे अधिक प्रयोग पंजाब और में है, और रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता में भी कमी आती है। सब न्यूज से पता चलता है। पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। आपने ये जान लिया कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेतों के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालनपुर में मतलब क्या है, बहुत से परिवारों के पास लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि ही नहीं है, जो अधिकांशतः दलित हैं। बाकी परिवारों में 240 परिवारों के पास भूमि है और 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवार को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। ठीक है। तो 1960 के कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यदि वो बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के पश्चात यह भूमि तीनों पुत्रों के बीच बंट गई। प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था। परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन की गुजारा नहीं कर पा रहे थे। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता था। तो ठीक है, आगे देख सकते हैं आप फिगर, ये देख लीजिए किस तरह से खेतों में क्या क्या किया जाता है। कीटनाशक का छोड़ना, फसलों को बोना आदि क्रियाएं होती हैं। कृषि क्षेत्र, कृषकों की संख्या आप देख सकते हैं। कृषि 55.4% है, 44.6% है। और जो अर्ध मझोले और बड़े कृषक होते हैं, सीमांत छोटे कृषक 2 हेक्टेयर भूमि जिनकी कम है, और कृषकों की संख्या लगभग 85% है। 15% इसमें आप देख सकते हैं छोटे सीमांत कृषक हैं, और 85 कृषक जो हैं वो अर्ध मझोले और बड़े कृषक हैं। तो श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। तो श्रम भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में सबसे ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह से वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था करते हैं और स्वयं ही करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। खेतों में किए जाने वाले कार्यों को चित्र में पहचानिए, उनके उचित आप देख कर सकते हैं काम। तो यहाँ पर एक स्टोरी जिसमें एक आदमी है वो एक औरत है, दोनों बात करते हैं और कहते हैं कि आजकल काम मिलना कठिन हो गया, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और वह भी बहुत कम दिनों के लिए। घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी एक हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें भी कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे 5 मास से भी कम समय काम किया था। हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गहाई के लिए थ्रेसर है। यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कई किसान खरपतवार नाशकों का छिड़कते हैं। तो इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट भट्टे पर काम की तलाश करनी पड़ेगी। मुझे स्थानीय साहूकार को 2000 रुपये देने हैं। मैंने पिछले गर्मियों में 1000 रुपये लिए थे जब खेतों में काम नहीं था। मैंने इसे चुकता कर पाऊँगा क्या मैं इसे चुकता कर पाऊँगा। मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमाता हूँ। मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इस तरह से लोग बात करते हैं। तो फसल पर कोई अधिकार नहीं होता सीमांतों का, जैसा किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके द्वारा वे काम करते हैं। मजदूरी नकद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक फसल से दूसरी फसल, खेतों में एक दूसरे कृषि कार्य के लिए अलग अलग, जैसे कि आप देखते होंगे अगर आपके पास ज़्यादा खेत होता है तो उसको आप बोने के लिए किसी को दे देते हो, तो वह श्रमिक काम करते हैं और उसके लिए बदले वो कुछ भी लेते हैं, जैसे कटाई के टाइम पे या कोई भी काम करते हैं।
तो खेतों के लिए आवश्यक पूँजी कहाँ से आएगा? आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है। अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। अधिकांश छोटे किसानों को पूँजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गाँव के साहूकारों से या खेतों के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊँची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। तो ये देख सकते हैं एक सविता की कहानी है। सविता एक लघु कृषक है, अपनी 1 हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूँ पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशक के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नकद पैसों की ज़रूरत होती है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूँजी के रूप में ही उसे 3,000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज को तैयार हो जाता है, जो ब्याज की बहुत ऊँची दर है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों से एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर के कामों का भी बहुत जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत मुश्किल है। छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है और इस तरह से वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसी होती है? तो अब तक की कहानी में हमने क्या सीखा? हमने उत्पादन के 3 तरह के भूमि, श्रम, पूंजी तथा खेती के प्रयोग के बारे में पढ़ा। आइए अब दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति आप कर लीजिएगा। उत्पादन 3 कारकों के मतलब ये सब पूंजी मतलब आप कर लीजिएगा। अब है अधिशेष कृषि उत्पादकों की बिक्री। मान लीजिए किसान ने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि पर गेहूँ पैदा किया। गेहूँ की कटाई की जाती, उत्पादन पूर्ण हो जाता। किसान गेहूँ का क्या करते हैं? वे परिवार के उपभोग के लिए गेहूँ रख लेते हैं और अधिक शेष गेहूँ को बेच देते हैं। सविता और गोविंदा के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूँ होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा उनमें एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसलिए मझोले और बड़े किसान बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। तो आप गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी देख सकते हैं चित्र में। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीदकर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानों को बेच देते हैं। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपने समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूँ प्राप्त होता है। उनमें अतिरिक्त गेहूँ को वह रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है? पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया और आवश्यकता से अधिक इंटरेस्ट भी लिया। उसने बचत का उपयोग अपने अगले मौसम के खेतों के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था के लिए किया और इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर उसकी इससे पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे और मझोले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रखा जाता है। इस तरह अपने खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं। इस किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने अथवा दुकान खोलने आदि में करते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। हमने देखा कि पालमपुर में खेती की प्रमुख उत्पादन क्रिया है। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रिया पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। डेयरी अन्य प्रचलित क्रिया। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा खिलाते हैं। दूध को निकट के गांव रायगंज में बेचते हैं। शाहपुर शहर के 2 व्यापारी रायगंज में दूध संग्रह एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूध दराज के लोग शहरों कस्बों में भेजा जाता है। तो आइए चर्चा करें। यहाँ पर आप तीन किसान के उदाहरण लेते हैं। प्रत्येक ने अपने खेतों में गेहूं बोया है। दीप उनका उत्पादन भिन्न भिन्न है। तो प्रत्येक किसान परिवार द्वारा गेहूं का उपभोग समान है और यह आप कर सकते हैं होमवर्क के रूप में। तो पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण है। तो इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने में वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है। उनमें छोटे पैमाने पर भी किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों तथा खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार किराए पर लिया जाता है। तो मिश्रीलाल की कहानी है। करीम की कहानी यहाँ पर 2 दी गई है। तो मिश्रीलाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी जो कि बिजली से चलती है और उसे अपने खेत में लगाया। पहले गन्नों को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिश्रीलाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदकर उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर
शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में मिश्रीलाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। करीम की कहानी है तो करीम गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोला है। हाल ही के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षा में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ किया। तो मिश्रीलाल को गुड़ बनाने की उत्पादन इकाई में लगाने वाली पूंजी की बात करेंगे। इस कार्य में श्रम कौन उपलब्ध कराता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मिश्रीलाल क्यों अपना लाभ नहीं बढ़ा पा रहा है? क्या आप ऐसे कारकों के बारे में सोच सकते हैं जिनमें उसे हानि भी हो सकती है? मिश्रीलाल अपना गुड़ गाँव में ना बेचकर शाहपुर के व्यापारी को बेचता है। तो ये आप बता सकते हैं करीम की गाँव पूंजी और श्रम की पूंजी में मिश्रीलाल की पूंजी और श्रम में भिन्नता बताएंगे। ये सब आपका काम है, कर लेंगे। पालमपुर के दुकानदार की बात करें तो ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते हैं। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदकर उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आपको देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट ये सब बिकते हैं और अपने घर में एक भाग में छोटी दुकान खोल लेते हैं लोग। वे खाने की चीज़ें बेचते हैं। तो परिवहन तेजी से विकसित होता है एक क्षेत्र। तो पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शा वाले, टांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी या दूसरी गाड़ियां चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवार सेवाओं में शामिल हैं। वे लोग वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बढ़ गई है। किशोर की कहानी। किशोर एक खेतिहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी को अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती है। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। ये एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवार को सस्ते कर दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी और वह भैंस का दूध बेचता है। अब उसने बड़ी भैंसा गाड़ी भी बना ली है जिसमें से कई प्रकार के सामान ले जाता है और सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है और कभी कभी वो गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता है और हर एक महीने उसे परिवहन संबंधित कोई ना कोई काम मिलता है। तो गांव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है। पिछले वर्षों में आपने देखा है तो सारांश आप पढ़ सकते हैं। तो बुक तो पढ़ा दिया है, सारांश आप खुद पढ़ लीजिए और एक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयत्न कीजिएगा और इसको मैं टेलीग्राम लिंक दे दूँगी, वहाँ पर आपको आंसर पोस्ट करने हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिखने। तो सारे क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर हमको जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम पर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।